बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रेजोनेंस फिनोमेना और रेजोनेंस कंडीशन को देखेंगे। तो हम जब स्पिन एक्टिव न्यूक्लियस को देखते हैं, हम कहते हैं कि ऐसे न्यूक्लियस जिनका कैपिटल आई वैल्यू 0 से ज़्यादा है। 0 से ज़्यादा से मुराद कि वो होल इंटीजर में होगी, 1/2 में होगी, 3/2 में होगी। तो वो न्यूक्लियाई डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स के अंदर स्प्लिट हो जाते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर प्रोटॉन और C13 को, इनकी स्प्लिटिंग को NMR के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, इसी को कंसिडर किया जाता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब ये न्यूक्लियाई जो डिफरेंट ओरिएंटेशंस रख रहे होते हैं, आया कि वो मैग्नेटिक फील्ड की पैरेलल डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लें या अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन कर लें, तो उनके लिए फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है, एक सूटेबल रेडियो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है। तो ऐसे न्यूक्लियाई जो लो स्पिन स्टेट के अंदर होते हैं, मतलब लो एनर्जी स्टेट के अंदर होते हैं, उनको एक स्पेसिफिक सूटेबल रेडियो वेव जब उनके ऊपर इरेडिएट की जाती है तो वो उनके अंदर स्पिन फ्लिपिंग हो जाती है, वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं। तो यही वजह है कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमें इन दो स्टेट्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है, जो लो एनर्जी और हाई एनर्जी के दरमियान डिफरेंस है, इसके बारे में पता होना चाहिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि डेल्टा E हमारे पास E2 माइनस E1 के इक्वल होता है। तो सपोज हमारे पास वो तमाम न्यूक्लियाई जो कि फ़र्ज़ किया मेरे पास जो हाई एनर्जी में न्यूक्लियाई एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे जो रह रहे होते हैं, उनकी एनर्जी को मैं E2 से शो करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये वो न्यूक्लियाई हैं जो कि एंटी पैरेलल होते हैं। इसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन आती है वो गैमा Hb0/2π, और सपोज इसकी मैग्नेटिक वैल्यू को मैं +12 से डिनोट कर देता हूँ। जबकि इसी तरह जो E1 के अंदर होते हैं, E1 के अंदर वो वाले होते हैं जो एनर्जी पोजेस कर रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन किया होता है। तो उनकी एनर्जी को आप गैमा Hb0/2π और उसकी मैग्नेटिक वैल्यू को सपोज मैं -12 से डिनोट कर लेता हूँ। तो इन दोनों वैल्यूज़ को जब आप इस एनर्जी इक्वेशन के अंदर रखते हैं तो आप हासिल करते हैं गैमा Hb0/2π माइनस, उसके बाद आपके पास E1 की ये वैल्यू है गैमा Hb0/2π, और ये आपके पास इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हाफ है, -12 है, और इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर +12 है। तो इस तरह से आप इस इक्वेशन में से अगर कॉमन ले लें गैमा Hb0/2π, तो आपके पास 1/2 और ये माइनस और माइनस, ये आपके पास 1/2 बच जाएगा। तो रिजल्टेंट आपके पास जो डेल्टा E की इक्वेशन होती है वो गैमा Hb0/2π × 1 आती है। आप इस 1 को लिखें ना लिखें एक ही बात है। तो ये हमारे पास इक्वेशन हमें क्या जाहिर कर रही है कि जो एनर्जी डिफरेंस है, इस एनर्जी डिफरेंस का मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और ये इक्वेशन हमें एनर्जी डिफरेंस भी प्रोवाइड करती है। और
जिसमें एनर्जी डिफरेंस के साथ साथ हमें मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ और एनर्जी डिफरेंस के दरमियान एक प्रोपोर्शन नज़र आ रहा है, एक डायरेक्ट रिलेशन नज़र आ रहा है। इस रिलेशन को मैं अगर यहाँ शो कराना चाहूँ, सपोज़ मेरे पास ये B0 है जिसकी स्ट्रेंथ, जिसको मैं डिनोट B1 से करता हूँ, और इसकी स्ट्रेंथ मेरे पास कुछ इस तरह से है, इसकी स्ट्रेंथ कम है और ये दो स्टेट्स राइज हो जाती हैं, E2 और E1, ये कम एनर्जी वाली, ये ज़्यादा एनर्जी वाली, तो इनके दरमियान ये डेल्टा E है। इसी तरह मैंने अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा ले ली तो ये स्प्लिटिंग भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, जिसमें ये आपके पास E1 कहलाएगा और ये E2 कहलाएगा। तो ये आपको जो एनर्जी डिफरेंस नज़र आ रहा है ये ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो आप क्या नोट कर रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ फर्स्ट कंडीशन में कम है, सेकंड में ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली जो एनर्जी गैप है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपके पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है। आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा थी तो एनर्जी गैप दोनों के दरमियान ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये जो एनर्जी डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है ये वाला, दर हकीकत ये रिफ्लेक्ट होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी के अंदर, कि ये एनर्जी डिफरेंस इंक्रीज करने से जो NMR इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ये जो एनर्जी स्टेट्स आपको नज़र आ रही होती हैं जो E1 और E2 की शक्ल में है, जब भी आपने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अप्लाई नहीं की होती तो ये एनर्जी स्टेट्स डीजनरेट होती हैं, इनके दरमियान किसी किस्म का कोई डिफरेंस नहीं होता। तो दर हकीकत यहाँ पे स्पिन फ्लिपिंग के लिए यही आपको एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इसकी स्पिन फ्लिपिंग के लिए, इसकी रेजोनेंस के लिए। तो साफ ज़ाहिर है इसने जब ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चले जाना है तो ये आपके पास रेजोनेंस कहलाएगा। दिस इज एक्चुअली द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर रेजोनेंस, जो रेजोनेंस के लिए रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह अगर ये दो एनर्जी लेवल्स एस्टेब्लिश हो जाते हैं जो कि आपको इस मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के अंदर नज़र आ रहे हैं, तो फिर हमें यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, और वो रेडियो फ्रिक्वेंसी हम रेडियो वेव की शक्ल में इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि मेगाहर्ट्ज़ में होती है। इसको मैं रेज करना चाहूँगा, इसको देख लें। हम इनके दरमियान अब कोरिलेशन डेवलप करेंगे, किसके दरमियान? प्लांक्स इक्वेशन के साथ। ये आपके पास h न्यू के इक्वल होता है, ये प्लांक्स इक्वेशन है। तो जब आप इस इक्वेशन को, सपोज ये इक्वेशन आपके पास A है और इस इक्वेशन को आप इक्वेशन B का नाम देते हैं, तो इन दोनों का अगर आप कंपेयर कर देंगे तो आपके पास इस तरह का रिलेशन डेवलप हो जाएगा, दैट इज गैमा H B0 ओवर 2 पाई। उस वन को आप इसके साथ लिखें ना लिखें एक ही बात है। तो आप क्या देख रहे हैं कि आपके पास H इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो बचेगा वो न्यू इज इक्वल टू गैमा B0 ओवर 2 पाई। तो ये आपके पास इक्वेशन आपको एक नई मिल जाती। दर हकीकत यही वाली इक्वेशन बेसिक NMR इक्वेशन कहलाती है। और जो हमें रेडियो फ्रिक्वेंसी के दरमियान और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के दरमियान एक रिलेशन दे रही है, जिसको आप किसी हद तक ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं क्योंकि गायरो मैग्नेटिक रेशो और ये दोनों कांस्टेंट्स हैं। तो दर हकीकत रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान एक डायरेक्ट रिलेशन डेवलप हो जाता है।
तो ये इक्वेशन दर हकीकत आपको, या इसको जिसके अंदर ये आपको रिलेशन देखने को मिल रहा होता है, तो आप इसी के बारे में कहते हैं कि दिस इज द इक्वेशन विच शोज द नेसेसरी कंडीशन फॉर रेजोनेंस। चूंकि हम रेजोनेंस कंडीशन को देख रहे थे, तो यही इक्वेशन हमें रेजोनेंस कंडीशन के बारे में आइडिया दे रही होती है कि जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाते चले जाएंगे, तो स्पिन फ्लिपिंग करवाने के लिए उसी हिसाब से आपको जो रेडियो फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड होगी वो भी, उसकी मैग्नीट्यूड भी बढ़ती चली जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती चली जाएगी। तो हम आम तौर पे रेडियो फ्रिक्वेंसी सोर्स के तौर पे रेडियो फ्रिक्वेंसी एक्साइटेशन, जो रेडिएशन हमने इस्तेमाल करनी होती है, उसके अंदर हम आम तौर पे रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर या रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर को इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे आप यूवी के अंदर और आईआर के अंदर रेडिएशन सोर्स यूज़ कर रहे थे, तो यहाँ पे जो रेडिएशन सोर्स होता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर या ऑसिलेटर होता है। तो इस इक्वेशन की मदद से आप तमाम के तमाम एक जो प्रोटॉन इन्वायरमेंट आपको दिया गया होता है, उस प्रोटॉन इन्वायरमेंट के अंदर जो मौजूद तमाम के तमाम न्यूक्लियाई होते हैं, उन न्यूक्लियाई को आप रेजोनेट करवा सकते हैं, उनकी स्पिन फ्लिपिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आते हैं वो वेज आते हैं कि हमने किस तरह से इस इक्वेशन की मदद से हम देखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स को रेजोनेट करवा सकते हैं। तो मुख्तलिफ वेज हैं हमारे पास उसको रेजोनेट करवाने के लिए। इसको मैं रेज करना चाहूँगा जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि कौन कौन से वेज हम अडॉप्ट कर सकते हैं रेजोनेंस अचीव करने के लिए। तो बेसिकली हमारे पास दो वेज होते हैं रेजोनेंस अचीव करने के लिए। पहला फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड है और दूसरा फील्ड स्वीप मेथड है। जैसा कि नाम से जाहिर है कि फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड के अंदर आप हमेशा फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी आपके पास वेरिएबल होगी, जैसा कि इस इक्वेशन के अंदर ये एनएमआर इक्वेशन आपको दी गई है। तो इसके अंदर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखेंगे। तो इसकी मदद से जो डिस्टिंक्ट टाइप का प्रोटॉन है, जो ए था, उसकी आपको इस तरह से मिल जाएगी, उसका सिग्नल मिल जाएगा, एनएमआर सिग्नल मिल जाएगा। इस एक्सेस पे आपने फ्रीक्वेंसी स्वीप को रखा हुआ है और वाई एक्सेस पे एब्जॉर्प्शन ले रहे हैं। तो इसी तरह दूसरा मेथड जो आपके पास फील्ड स्वीप मेथड है, इस फील्ड स्वीप मेथड के अंदर आप फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं और जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको चेंज करते हैं। तो देखें इस एक्सेस पे आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, ये फील्ड स्वीप कहला रहा है। वही डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ प्रोटॉन था तो जिसकी एब्जॉर्प्शन आपको मिल रही है। और इनके दोनों के, चूँकि दोनों प्रोटॉन्स एक ही तरह के होते हैं, हम सिर्फ उसकी जो रेजोनेंस जो अचीव कर रहे हैं, उस रेजोनेंस को हम जस्ट इसको वे को चेंज करके कि फील्ड स्वीप मेथड को किस तरह से एक्ट करता है और फ्रीक्वेंसी स्वीप मेथड कैसे बिहेव करता है, इसकी मदद से हम उन डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स का सिग्नल अचीव कर लेते हैं। तो याद रखें कि इसी तरह हमारे पास ये जितनी भी एनएमआर मशीन्स होती हैं, ये अपनी जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, या दूसरे अल्फाज में जो कि उसकी फ्रीक्वेंसी रेंज दर हकीकत मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो उन फ्रीक्वेंसी नंबर्स की बुनियाद पर उनकी पहचान होती है। जैसा कि अगर आपके पास किसी एनएमआर इंस्ट्रूमेंट के अंदर 1.41 टेस्ला स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो 60 मेगाहर्ट्ज़ होगी। इसी तरह से 1.78 टेस्ला होगा तो उसकी 80 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होगी। इसी तरह से अगर 2.20 होगा तो उसकी 90 मेगाहर्ट्ज़ होगी। और 2.35 टेस्ला का 100 मेगाहर्ट्ज़ इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, वो मशीन कहलाती है। तो ये याद रखें कि एक टेस्ला ये 10,000 गाज के बराबर होता है।
तो ये आप जो स्वीप मेथड इस्तेमाल कर रहे थे जिसमें फ्रीक्वेंसी स्वीप और फील्ड स्वीप था, इसको आप इस स्वीप मोड को, दिस स्वीप मोड is called continuous wave पैटर्न। ठीक है, तो ये आपको कंटिन्यूस वेव पैटर्न कहलाता है, या इसको आप कंटिन्यूस वेव स्पेक्ट्रोमेट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये 1960 तक यही कंटिन्यूस वेव स्पेक्ट्रोमेट्री पैटर्न हमें मशीन्स के अंदर देखने को मिलता था। और उसके बाद चूँकि फोरियर ट्रांसफॉर्म ने इसको रिप्लेस कर लिया है, तो अब हमें आम तौर पे इसके अलावा फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी NMR इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं। तो एक इसके साथ फिर ये भी याद रखें कि जितने भी ये आपके पास लो रेजोल्यूशन ये मशीन्स कहलाती हैं, तो लो रेजोल्यूशन मशीन्स होती हैं, ये हमेशा ये कॉन्टीन्यूस मोड जो इनका होता है उसको ही हमेशा फॉलो करती हैं। और हमने जब किसी भी NMR का स्पेक्ट्रम करना होता है, उसके स्पेक्ट्रम को इंटरप्रेट करना होता है तो ये मैटर नहीं करता कि वो FT NMR से लिया गया है या कॉन्टीन्यूस वेव से लिया गया है। हमें उसको इंटरप्रेट करने के लिए वो किसी भी रेजोल्यूशन में हमें अवेलेबल हो तो हम उसको लेके इंटरप्रेट कर सकते हैं। हाँ, ये है कि ये किया जा सकता है कि अगर अच्छी मशीन होगी, उसकी रेजोल्यूशन ज़्यादा होगी तो उसको इंटरप्रेट करने में आसानी होगी, और अगर मशीन जो है उसकी मैग्नीफिकेशन या रेजोल्यूशन स्ट्रेंथ कम है तो उसको आप जो है वो उसमें आपको इंटरप्रेट करने में मुश्किल पेश आती है। हमारे पास कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में जो NMR मशीन जिस मेगाहर्ट्ज़ की अवेलेबल थी वो 300 मेगाहर्ट्ज़ की थी, और आजकल हम जो है वो हमारे पास एक वाइड रेंज आ चुकी है जो कि 200 से लेके 1100 मेगाहर्ट्ज़ तक मशीन्स अवेलेबल हैं उनकी रेजोल्यूशन स्ट्रेंथ की बुनियाद पे। तो लिहाजा आप जितना ज़्यादा इसको करते चले जाएंगे, इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाते चले जाएंगे, आपके पास उसकी रेजोल्यूशन स्ट्रेंथ उतनी बढ़ती चली जाएगी। और यही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है आगे हमारे पास जो वेरी नेक्स्ट आर्टिकल स्टार्ट होगा, जिसको आप पॉपुलेशन लेवल का नाम देते हैं, कि पॉपुलेशन लेवल आप उसमें पता चलाते हैं कि कितने ग्राउंड में होते हैं और कितने एक्साइटेड स्टेट में होते हैं न्यूक्लियाई। तो उनके अंदर भी हमें जो NMR का सिग्नल होता है, उसकी इस NMR की जो पीक इंटेंसिटीज़ होती हैं उनके बारे में भी हमें ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक हेल्प करती है। दिस वाज ऑल अबाउट द रेजोनेंस पैटर्न ऑफ द NMR spectroscopy. Thank you very much.